इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 3 ऑफ डीबीएमएस और जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। सो पीछे जो हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स देखे, आप इससे प्रीवियस वीडियो जो देखेंगे चैप्टर 2, तो उसी जैसा ही ये लगभग सिमिलर है ये टॉपिक। उसी को थोड़े डिटेल में हम देखेंगे। वो डेटाबेस मॉडल्स डिस्कस थे, उन्हीं मॉडल्स पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं। सो यहाँ पे हम वो देखेंगे क्या क्या है। There are various types of databases used for storing different varieties of data. देखिए अलग अलग टाइप का डाटा होता है तो उसको स्टोर करने के लिए भी अलग अलग डेटाबेस मॉडल्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं मॉडल्स पे बेस्ड फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि डाटा अलग अलग टाइप का है तो डेटाबेसेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसी नीड होगी यूज़र की तो उस टाइप का डेटाबेस वो यूज़र यूज़ कर सकता है। सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट डेटाबेस यूज़ किया जाता है। हो सकता है कहीं किसी डेटाबेस की ज़रूरत हो, किसी और सिनेरियो या किसी और केस में किसी और डेटाबेस की ज़रूरत हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ सपोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की ज़रूरत है तो उसको यूज़ कर लेंगे। कहीं पे रिलेशनल डेटाबेस की ज़रूरत है, कहीं कहीं नो एसक्यूएल डेटाबेस की ज़रूरत है। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इतने टाइप्स ऑफ डेटाबेस अवेलेबल हैं। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस में क्या क्या है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टोटल 8 डेटाबेसेस हैं। ये बेसिक है, मोस्ट पॉपुलर वंस है, ठीक है। बाकी नए नए कुछ ना कुछ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ तो चेंजेस या नए नए भी आते रहते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। सो देखते हैं, फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस है, फिर है क्लाउड डेटाबेस, देन रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस है, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड हायरार्किकल डेटाबेस। अब इन डेटाबेसेस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की। सो इसका पॉइंट देखते हैं। इट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डाटा एट अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम। इसका सारा डाटा कहाँ सेव रहता है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में। इट कंफर्ट्स द यूजर्स टू एक्सेस द स्टोर्ड डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस थ्रू सेवरल एप्लीकेशंस। यदि यूजर्स डिफरेंट लोकेशंस पे भी बैठे हैं तो वो उन पे जो एप्लीकेशन स्टोर्ड है उन एप्लीकेशंस के माध्यम से वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को एक्सेस कर सकते। डेटाबेस सेम ही रहेगा, सपोज ये सेंट्रल डेटाबेस है, इसी डेटाबेस को कोई इस लोकेशन से एक्सेस कर रहा है, कोई यहाँ से, और ये लोकेशन कहीं भी हो सकती है, सेम शहर में या डिफरेंट में, बट प्रॉपर कोई एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके जरिए वो इस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पा रहे, और डेफिनेटली ऑथराइज्ड यूजर्स होने चाहिए वो, मतलब उनके पास राइट्स होने चाहिए, लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए जिसके थ्रू वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑथराइज्ड होने चाहिए वो यूजर्स। दीज एप्लीकेशंस कंटेन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू लेट यूजर्स एक्सेस डाटा सिक्योरली। तो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सपोज ये यूज़र वो एप्लीकेशन अपने इस पे सिस्टम पे ओपन करके उस एप्लीकेशन के थ्रू वो जो भी लॉगिन डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें एंटर करके फिर इस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है। ऐसे ही ये यूज़र करना चाहे तो ये भी वही एप्लीकेशन यूज़ करके अपने सिस्टम पे उस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी लॉगिन डिटेल्स है वो एंटर करके एंड देन मतलब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके वो फिर इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इस पे जो भी वर्क वो चाहे तो कर सकता है। An example of a centralized database can be a central library that carries a central database of each library in a college or university. Suppose कोई central library है तो वहाँ पे और भी जो छोटी छोटी libraries कॉलेज या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है, सपोज एक सेंट्रल लोकेशन पे हर कॉलेज से रिलेटेड जो भी डेटाबेस है उन कॉलेज की लाइब्रेरीज का वो भी उस यूनिवर्सिटी के पास है तो वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कहलाएगा। मतलब वहाँ पे हर एक कॉलेज का या फिर ओवरऑल यूनिवर्सिटी में भी यदि और कोई छोटी छोटी लाइब्रेरी भी है तो इस सेंट्रल लाइब्रेरी में जो डेटाबेस है उस वो हर चीज़ को मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। इसके पास सारी डिटेल्स होंगी बाकी सब लाइब्रेरीज की भी। नाउ नेक्स्ट है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, फर्स्ट है इट हैज़ डिक्रीज द रिस्क ऑफ डाटा मैनेजमेंट, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ डाटा विल नॉट अफेक्ट द कोर डाटा, ठीक है। तो डाटा मैनेजमेंट का जो रिस्क है वो डिक्रीज हो जाता है। डाटा मैनिपुलेट होगा तब भी जो कोर डाटा वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे है वो मैनिपुलेट नहीं होगा, इट विल नॉट बी अफेक्टेड।
ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड है, बिखरा हुआ डाटा नहीं है, एक ही लोकेशन पे अच्छे से वो मैनेज्ड है. नाउ डाटा कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड एज इट मैनेजेस डाटा इन अ सेंट्रल रिपोजिटरी. डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है. बाकी कंसिस्टेंसी को डिटेल में हम आगे एक वीडियो में देखेंगे कि इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें होती क्या है. बाकी अभी के लिए आप ये पॉइंट याद रखिए कि इसमें डाटा कंसिस्टेंसी में मेंटेन हो जाती है. It provides better data quality which enables organizations to establish data standards. इसकी डाटा की क्वालिटी, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस एक अच्छी क्वालिटी ऑफ डाटा प्रोवाइड कर पाता, मतलब वेल ऑर्गेनाइज डाटा रहता है, क्योंकि इसमें कुछ पहले से ही डाटा स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस. देखिए विच एनेबल्स ये ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है अपने लेवल पे वो कुछ डाटा स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं सेंट्रलाइज पे, क्योंकि सेंट्रलाइज पे एस्टेब्लिश कर दिया तो यूज़र कहीं से भी एक्सेस करेगा, उन्हीं वो स्टैंडर्ड्स तो फॉलो रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कैसे भी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा उसमें बिखरा हुआ है. बहुत ऑर्गेनाइज्ड और मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट हैं, तो उस बेसिस पे डाटा मेंटेन हो रहा है, तो बेटर क्वालिटी डाटा रहता है उसमें. इट इज़ लेस कॉस्टली बिकॉज फ्यूअर वेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल दी डाटा सेट्स. इन डाटा सेट्स को हैंडल करने के लिए कम वेंडर्स की ज़रूरत होती है, क्यों, एक ही लोकेशन पे है सारी चीज़ें. ठीक है, तो लेस कॉस्टली है. नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. द साइज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज लार्ज. क्योंकि सारी चीज़ें एक ही सेंट्रल लोकेशन पे है तो उसका साइज लार्ज रहता है, विच इंक्रीजेज द रिस्पॉन्स टाइम फॉर फेचिंग द डाटा. रिस्पॉन्स टाइम मतलब कितना टाइम लग रहा है किसी पर्टिकुलर डाटा को लेने में, कोई जानकारी लेने में, तो वो रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है. और फेचिंग द डाटा मतलब डाटा निकालना, कोई डाटा निकालना, उसको कोई जानकारी लेनी है उस डाटाबेस से, तो उसको लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और वो जो टाइम वेट करना पड़ रहा है उसी को रेस्पॉन्स टाइम कहा जाता है. तो वो रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें किसी चीज डाटा को एक्सेस करने के लिए, फेच करने के लिए. So the size of the centralized database is large, which increases the response time for fetching the data. It is not easy to update such an extensive database system. ये बहुत एक्सटेंसिव होता है क्योंकि सेंट्रल लोकेशन पे सारी चीज़ें मेंटेन करना, तो ऐसे डेटाबेस को, ऐसे एक्सटेंसिव मतलब बहुत फैला हुआ बहुत बड़े डेटाबेस को मैनेज करना, अपडेट करना इजी नहीं रहता है. ठीक है, यदि इसमें कुछ मेजर चेंजेस करने, इसको अपडेट करना है, तो ये बहुत इजी नहीं रहता है. So it is not easy to handle such an, it is not easy to update such an extensive database system. Now third point है, if any server failure occurs entire data will be lost which could be a huge loss. देखिए यदि सर्वर कोई फेल हो गया, वो सेंट्रल लोकेशन पे ही है, तो आपका पूरा डाटा लॉस हो जाएगा, जो कि बहुत ह्यूज लॉस होता है. ठीक है, क्योंकि एक ही लोकेशन पे है सब कुछ, वहीं पे फेलियर हो गया देन एवरीथिंग विल बी लॉस्ट. तो इसके लिए खैर कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है. डेफिनेटली कुछ रिकवरी वगैरह प्रोसीजर्स होते हैं जिससे डाटा को बचाया जा सकता है, बट स्टिल फेलियर हो जाए तो यहाँ पे काफ़ी लॉस हो जाता है यदि प्रॉपर बैकअप या वो सब नहीं अवेलेबल है देन. तो सेंट्रलाइज डाटाबेस हो गया. अब डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस देख रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है अनलाइक अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम. In distributed database system, data is distributed among different database systems of an organization. यहाँ पे data distributed रहता है different database systems के बीच में. These database systems are connected, और इन database systems को communication link से connect कर दिया जाता है. Such links helps the end users to access the data easily. इन communication links के थ्रू फिर end users जो होते हैं, जो authorized users, वो इस डाटा को एक्सेस कर पाते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मतलब यहाँ सेंट्रल नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को एक तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे मैनेज किया जा रहा है, उनको कनेक्ट कर दिया गया है बस आपस में. डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के कुछ एग्जांपल है, जैसे अपाचे, कैसेंड्रा, HBase, इग्नाइट एटसेट्रा. सो एग्जांपल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस आर अपाचे, कैसेंड्रा, HBase, इग्नाइट एटसेट्रा. देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. We can further divide a distributed database system into. एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को फर्दर किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो कहलाता है होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. इसीलिए इधर DDB लिखा गया. DDB स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दो अलग टाइप्स के हो गए. होमोजीनियस DDB, दैट इज होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एंड हेट्रोजीनियस DDB, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं. होमोजीनियस DDB क्या होता है?
those database systems which execute on the same operating system and use the same application process and carry the same hardware devices. मतलब सपोज 4 डिफरेंट लोकेशंस की बात करें कि 4 अलग अलग लोकेशंस पे ये डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक ही लोकेशन पे नहीं, 4 पे। तो इन पे जो इस डेटाबेस से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होगी वो भी सेम रन करेगी इन सिस्टम्स के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सबका सेम रहेगा और हार्डवेयर डिवाइसेस भी सिमिलर रहेंगे, सब सेम सेम रहेगा। हेट्रोजीनियस में क्या रहता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकते हैं, एप्लीकेशन डिफरेंट, अलग एप्लीकेशन प्रोसेस रन कर सकती हैं, हार्डवेयर डिवाइस भी डिफरेंट हो सकता है, स्टिल वो डाटा आपस में कनेक्टेड रहेगा। होमोजीनियस में चीज़ें सेम रहेंगी, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग भी हो सकती हैं। सो होमोजीनियस डीडीबी मतलब दोज डेटाबेस सिस्टम्स विच एग्जीक्यूट ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम and use the same application process and carry the same hardware devices. Heterogeneous DDB है those database systems which execute on different operating systems होंगे under different application procedures होंगे and carries और different hardware devices होंगे, ठीक है। So 2 types of DDB हो गए distributed database में, homogeneous and heterogeneous DDB। एडवांटेजेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में फर्स्ट है मॉड्यूलर डेवलपमेंट इज पॉसिबल इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, दैट इज द सिस्टम कैन बी expanded by including new computers and connecting them to the distributed system। सपोज पहले से 4 थे और एक हमें कनेक्ट करना है इसमें, तो आसान है, बस एक कम्युनिकेशन लिंक और लेके आ जाएंगे। सपोज 5 इधर हो गया तो एक्सपेंड हो गया ना, पहले 4 थे सपोज इसमें, अब एक और आ गया इसमें, बस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू इसको जो भी लिंक होगा कैसे भी इस पूरे डेटाबेस से वो कनेक्ट हो जाएगा। सो मॉड्यूलर डेवलपमेंट पॉसिबल है, मतलब और भी नया मॉड्यूल ऐड करना है तो ईजी रहता है इसमें। सो मॉड्यूलर डेवलपमेंट इज पॉसिबल इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, दैट इज द सिस्टम कैन बी expanded by including new computers and connecting them to the distributed system। next point है one server failure will not affect the entire data set। एक सर्वर यदि फेल भी हो जाता, सपोज यहाँ पे सर्वर फेलियर हो गया इस पे, तो बाकी तो अनअफेक्टेड है ना, तो पूरा सिस्टम तो नहीं अफेक्ट हो गया ना, यहाँ पे जो चीज़ मेंटेन्ड है वो तो रहेगी, बस इससे डील करना पड़ेगा यहाँ जो फेलियर हुआ। तो एक सर्वर फेलियर पूरे डाटा सेट को नहीं अफेक्ट कर सकता। अब नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस की बात कर लेते हैं। सो दिस यही मोस्ट फेमस डेटाबेस है, इसमें सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में होती है एंड देन दिस टेबल्स जिनको रिलेशंस भी कहा जाता है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो रिलेशनल डेटाबेस इसी को कहते हैं। दिस डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डाटा मॉडल, जो कि हम प्रीवियस वीडियो दैट इज चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। दिस डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डाटा मॉडल विच स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें डाटा किस फॉर्म में स्टोर रहता है, टेबुलर फॉर्म में, जिसको रिलेशन भी कहते हैं। इसे एक टेबल को क्या कहेंगे, रिलेशन। ये जो टेबल है किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल का, और इसमें डाटा सेव होता है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ये रहा रोज एंड दीज आर कॉलम्स। तो रोज को टपल भी कहते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है और फील्ड्स भी कहते हैं कॉलम्स को, ठीक है। एंड टुगेदर फॉर्म्स अ टेबल। रोज और टेबल्स के कॉलम्स के इस कॉम्बिनेशन को क्या कह देते हैं, टेबल, और जनरली इसको रिलेशन कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। तो टेबल रिलेशन एक ही चीज़ है, रोज और टपल भी एक ही बात है, कॉलम्स को ही एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं इसको। सो अ रिलेशनल डेटाबेस यूजेस एसक्यूएल फॉर। ये डेटाबेस किस क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करता है, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिस माध्यम से इस डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है, इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, तो वो लैंग्वेज है एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस पे एक कंप्लीट वीडियो आएगा डिटेल में, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एसक्यूएल के माध्यम से रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट किया जाता है। So a relational database uses SQL for storing, manipulating as well as maintaining the data। SQL होता है structured query language। कुछ set of statements का यूज़ होता है इसमें, हर एक जो भी क्वेरी है, जो भी डाटा चाहिए, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना रिलेशनल डेटाबेस में, वो SQL के माध्यम से ही होगा। EF कोड जो है इन्होंने इन्वेंट किया था इस डेटाबेस को 1970 में। EF कोड इन्वेंटेड द डेटाबेस इन 1970। ईच टेबल इन द डेटाबेस कैरीज अ की that makes the data unique from others। each table in the database, हर टेबल की अपनी एक की होती है, that
उसकी मदद से ये डाटा यूनिक हो जाता है दूसरों से। हर एक टेबल की ना ये कीज़ का कॉन्सेप्ट भी डिटेल में आएगा, बट अभी के लिए आप जान लीजिए। जैसे ये टेबल है, तो इसमें सपोज कोई एक कॉलम होगा, वो की का काम करेगा, उसको प्राइमरी की कहते हैं। उस बेसिस पे ये टेबल के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो यूनिक होंगे। जैसे सपोज ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का सपोज रोल नंबर, वो यूनिक हो गया। जो रोल नंबर 1 है वो एक ही स्टूडेंट का तो होगा, ठीक है, स्टूडेंट करके सपोज टेबल है। तो इसमें प्राइमरी की जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। सपोज टेबल में हम क्या क्या ले रहे हैं, रोल नंबर, नेम, फ़ोन, एड्रेस, स्टूडेंट की सारी डिटेल्स। तो किसको की करेंगे, रोल नंबर को। वो यूनिक होती है हमेशा, मतलब रोल नंबर 1 है तो वो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा उसका, ठीक है, वो यूनिक हो गया। नेम को हम की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइमरी की का मतलब होता है वो कॉलम जिसकी वैल्यू अलग अलग रहती है सबके लिए। अब नेम ऑफ स्टूडेंट की नहीं होगी, क्योंकि सेम नेम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो की का कॉन्सेप्ट होता है कि जो यूनिकली एक रो को आइडेंटिफाई कर पाए। रोल नंबर 1 हो गया तो वो रोल नंबर 1 की ही डिटेल्स देगा। तो ठीक है, इस तरीके से रोल नंबर एक की हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल था। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय नेम भी सेम हो सकता है। एम्प्लॉय आईडी सपोज, वो तो आईडी तो सबकी अलग रहेगी, तो वो एक प्राइमरी की बन सकती है। बाकी कीज़ का कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो में देखेंगे हम। तो हर टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई किसकी मदद से होता है, हर टेबल की अपनी की होती है, जिसकी मदद से उसका डाटा औरों से अलग हो जाता है, और डाटा से। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस आर। अब रिलेशनल डेटाबेस की बात करें उस कुछ एग्जाम्पल्स की, तो मोस्ट फेमस में है माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल। ये 3 बहुत फेमस है, बाकी एटसेट्रा, दैट मीन्स और भी हैं, बट मोस्ट फेमस में से ये तीनों आएंगे, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल। सो ये हो गया रिलेशनल डेटाबेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। There are following 4 commonly known properties of a relational model. रिलेशनल मॉडल की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को एसिड प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। एसिड, ये EF कोड ने ही बनाई थी ये प्रॉपर्टीज़ भी। EF कोड जो कि जिन्होंने रिलेशनल मॉडल को इन्वेंट किया था इन द ईयर 1970, उन्हीं के द्वारा ये प्रॉपर्टी भी दी गई थी। एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है ये रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। A का मतलब एटॉमिसिटी, C कंसिस्टेंसी। आगे I का मीनिंग भी देख लेते हैं। I का मतलब है आइसोलेशन, और D मीन्स ड्यूरेबिलिटी। सो एसिड प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है ये डेटाबेस। सो यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। इनका मीनिंग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। A का मतलब एटॉमिसिटी होता है, इसका मतलब क्या होता है, दिस इंश्योर्स द डाटा ऑपरेशन विल कंप्लीट ईदर विद सक्सेस और विद फेलियर। कोई जब डाटा ऑपरेशन रहता है ना, वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट मतलब वो बीच में नहीं अटकेगा, वो या तो सक्सेस कहलाएगा या फेलियर। ये ऐसा नहीं कहेगा 50-50 चांसेस वाली बात नहीं होगी कि 50% सक्सेस हो गया। यदि कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो ऐसा नहीं हुआ कि 50% सक्सेस हो गया 50% फेलियर, या 30% सक्सेस हो गया 70% फेलियर। नहीं, एटॉमिक का मतलब होता है कंप्लीट। वो डाटा ऑपरेशन कंप्लीट होगा, या तो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा या कंप्लीट फेलियर कहलाएगा, ठीक है, बीच में अटकेगा नहीं वो। तो उसको एटॉमिसिटी कहते हैं, कि कोई भी डाटा ऑपरेशन हुआ वो कंप्लीट होगा, चाहे वो सक्सेस कहलाए या फिर कंप्लीट फेलियर, लेकिन बीच में अटकेगा नहीं वो। इट फॉलोज दी ऑल और नथिंग, मतलब ऑल मतलब या तो सक्सेस या नथिंग मतलब फेलियर, वो बीच की कोई चीज़ नहीं होती इसमें। इट फॉलोज दी ऑल और नथिंग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजेक्शन विल ईदर बी कमिटेड और विल अबॉर्ट। कोई ट्रांजेक्शन हो रहा, वो या तो कमिट हो जाएगा, कमिट मतलब सक्सेस जिसको कमिट हो गया, और अबॉर्ट मतलब या तो वो पीछे हट जाएगा, मतलब रुक जाएगा, नहीं होगा। अबॉर्ट मतलब हटा दिया गया उसको। तो ऑल और नथिंग होगी ना, कमिट मतलब सक्सेस, अबॉर्ट मतलब फेलियर। तो A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। C मीन्स कंसिस्टेंसी। इफ यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर द डाटा, इट्स वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन शुड बी प्रिजर्व। यदि कोई ऑपरेशन हम डाटा पे करेंगे इस डाटाबेस में, तो इसकी वैल्यू बिफोर मतलब जैसा पहले जब वर्क कर रहे थे, और आफ्टर दी ऑपरेशन वो वैल्यू प्रिजर्व होनी चाहिए, उसमें कुछ फालतू की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
हाँ, कोई अपडेट ही करना वो अलग बात होती है, बट पता चला काम कुछ और कर रहे हो और कोई और डाटा जो है आपका छेड़छाड़ हो जाए उस डाटा से, वैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अकाउंट बैलेंस है किसी कस्टमर का, अकाउंट बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन वो करेक्ट होना चाहिए अकाउंट बैलेंस, दैट इज इट शुड रिमेन कंजर्व। ठीक है, 1000 रुपीज़ निकाले तो वो ये नहीं दिखाएगा कि 2000 निकल गए हैं, या फिर अकाउंट बैलेंस पहले जैसा ही शो हो जाए। जो भी है वो एक्यूरेट रहेगा। कस्टमर ने, या जो बैंक का कस्टमर है, सपोज उसने 2000 विड्रॉ किए, तो अकाउंट बैलेंस सपोज 10,000 था पहले, तो वो अभी करेक्टली मतलब 8,000 शो होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने 2000 निकाले हैं और शो हो रहा है 5,000, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, डाटा प्रिजर्व होना चाहिए, एक्यूरेट डाटा आना चाहिए, तो उसको कह देते हैं कंसिस्टेंट डाटा। I means isolation. There can be concurrent users for accessing data at the same time from the database. उस database को एक साथ मल्टीपल यूजर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको कंकरेंट यूजर्स कहा जाता है। मतलब एक ही टाइम पे ज़्यादा यूजर्स जब काम कर रहे होते हैं तो कंकरेंट मतलब एट द सेम टाइम, तो उस डेटाबेस को सेम टाइम पे एक्सेस किया जा सकता है। दस आइसोलेशन बिटवीन द डाटा शुड रिमेन आइसोलेटेड, मतलब वो डाटा एक दूसरे से, एक कस्टमर को, एक यूजर को ये नहीं पता रहेगा कि दूसरा क्या कर रहा है, सब अपना अपना आइसोलेशन में सेपरेटली काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स अकर एट द सेम टाइम, वन ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स शुड नॉट बी विजिबल टू द अदर ट्रांजेक्शन्स इन द डेटाबेस। एक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो दूसरे यूजर को कोई मतलब नहीं है कि वहाँ क्या हुआ है, आपको अपने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल कंकरेंट यूजर्स ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो जो एक ट्रांजेक्शन हो रहा है वो दूसरे ट्रांजेक्शन को विजिबल नहीं होना चाहिए। एक यूज़र को सिर्फ अपनी ही डिटेल शो होनी चाहिए, बाकी साथ में 4-5 और बाकी यूजर्स क्या कर रहे हैं वो उसको विजिबल ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ साथ कोई और भी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। इसको कहते हैं आइसोलेशन। सब अपने अपने में काम कर सकते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है। D means durability. It ensures that once it completes the operation and commits the data changes should remain permanent. यदि commit हो गया मतलब जो changes with success वो चीज़ हो गई, तो फिर वो डाटा चेंजेस जो भी हुए हैं वो परमानेंट रहनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें चेंजेस होते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी इसको कहेंगे। डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। सो एसिड प्रॉपर्टीज में ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब नेक्स्ट जो डेटाबेस है दैट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब इसको देख लेते हैं। सो इसको नॉन एसक्यूएल भी कहते हैं या नॉट ओनली एसक्यूएल। नॉन एसक्यूएल और नॉट ओनली एसक्यूएल इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट्स। अलग अलग टाइप के डाटा सेट्स को ये सपोर्ट करता है। नॉट ओनली एसक्यूएल मतलब सिर्फ जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस है सिर्फ उसको नहीं सपोर्ट करते, बाकियों को भी सपोर्ट कर लेता है। किस टाइप का डाटा, अलग अलग टाइप के डाटा है, ज़रूरी नहीं कि सब टेबुलर फॉर्म में ही आएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव डाटा हो सकता है, अलग अलग टाइप का डाटा हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के डाटा मॉडल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है उसमें। तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है एक से अधिक डेटाबेस मॉडल का। रिलेशनल मॉडल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है, अलग अलग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट डाटा मॉडल्स को एकोमोडेट कर सकता है। सो इसका मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल मतलब सिर्फ ट्रेडिशनली, बाकी भी यूज हो सकते हैं। इट इज़ नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस एज इट स्टोर्स डाटा नॉट ओनली इन टेबुलर फॉर्म बट इन सेवरल डिफरेंट वेज। मतलब टेबुलर भी हो सकता है बट सिर्फ टेबुलर नहीं होता, बाकी वेज भी है स्टोर करने के। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस वेन द डिमांड फॉर बिल्डिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस इंक्रीज। जैसे जैसे डाटा अलग अलग टाइप का आने लगा तो मॉडर्न एप्लीकेशंस को बिल्ड करने की भी डिमांड बढ़ने लगी, तो नो एसक्यूएल नाम का डेटाबेस आया जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस को सपोर्ट कर देता है। डिफरेंट टाइप के डाटा सेट्स को ये सपोर्ट कर सकता है और डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स को भी ये सपोर्ट करता है। Thus, NoSQL presented a wide variety of database technologies in response to the demands. तो अराइजिंग जो इंक्रीज डिमांड बढ़ी तो वैरायटी ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए ये नो एसक्यूएल डेटाबेस को प्रेजेंट किया गया। ठीक है, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस कैन एकोमोडेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। सो वी कैन फर्दर डिवाइड एन नो एसक्यूएल डेटाबेस इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। हम नो एसक्यूएल डेटाबेस को फर्दर 4 टाइप्स में हम
इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप्स की बात करें तो जैसे ग्राफ डेटाबेस हो गया, ग्राफिकल फॉर्म में कर सकते, वाइड कॉलम स्टोर्स यदि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो, डॉक्यूमेंटेशन है कुछ तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया, की है और उसकी कुछ वैल्यू है तो की वैल्यू स्टोरेज के तरीके से हो सकता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस है। सो नो एसक्यूएल डेटाबेस बेसिकली इधर 4 टाइप्स के शो हो रहे हैं। दे आर ग्राफ डेटाबेस, वाइड कॉलम स्टोर्स, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड की वैल्यू स्टोरेज। नाउ इनको देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। की वैल्यू स्टोरेज में क्या आएगा? इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोरेज वेयर इट स्टोर्स एवरी सिंगल आइटम एज अ की और एट्रीब्यूट नेम होल्डिंग इट्स वैल्यू टुगेदर। ठीक है, एक की के फॉर्म में है, वो की आपको आनी चाहिए तो फिर वो बाकी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी उस पर्टिकुलर डाटा की। सो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोरेज है। एवरी सिंगल डाटा आइटम एक की के फॉर्म में स्टोर रहता है। की मतलब कोई एक उसका एट्रीब्यूट नेम होगा, उसी में वैल्यू होगी और ये दोनों साथ में की वैल्यू का पेयर बना रहता है। बहुत डेप्थ में अभी इनके नहीं जाना आपको, बस एक एक दो दो लाइन देखते जाइए। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होगा? A type of database used to store data as JSON like document। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गई तो वैसे जेसन फॉर्मेट में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं। तो इस जेसन टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए ये डेटाबेस यूज़ हो सकता है, बाकी टाइप के डेटाबेसेस भी। सो एक एग्जांपल है कि बस जेसन लाइक डॉक्यूमेंट कुछ है तो उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए ये डेटाबेस यूज़ हो सकता है। अ टाइप ऑफ डेटाबेस यूज टू स्टोर डाटा एज जेसन लाइक डॉक्यूमेंट। It helps developers in storing data by using the same document model format as used in the application code। ठीक है, इसको भी बहुत डेप्थ में मत जाइए, इन 2 लाइंस को देख लीजिए बस। नाउ ग्राफ डेटाबेस देखते हैं, इसमें डेफिनेटली ग्राफिकल फॉर्म में होगा, जैसे एजेस और नोड्स होते हैं, ये नोड्स हो गई, देन दे आर कनेक्टेड, ये डाटा आपस में फिर कनेक्टेड रहेगा, कुछ जो भी जिससे भी कनेक्टेड है। जिसका नहीं कनेक्शन है वो वहाँ पे कोई एज नहीं दिखेगी आपको, ये नोड्स कहलाते हैं और ये एजेस हो गई। सो ग्राफ डेटाबेस क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा इन अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमनली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज द ग्राफ डेटाबेस। आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स बेसिकली ये ग्राफ बेस्ड ही यूज़ करती है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा सब कनेक्टेड है ना, फ्रेंड है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स दिखाते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड, तो ये किस वे से दिखा रहे, कुछ उनमें नेटवर्किंग एस्टेब्लिश है ना, कनेक्शंस। तो ग्राफिकल फॉर्म में डाटा सेव रहता है उसमें, इसीलिए ये कनेक्शन शो करना इजी रहता है ना। वाइड कॉलम स्टोर्स है, इट इज सिमिलर टू द डाटा रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। हियर डाटा इज स्टोर्ड इन लार्ज कॉलम्स टुगेदर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन रोज। इधर रोज की बजाय बड़े बड़े कॉलम्स में स्टोर हो जाता है डाटा, लेकिन ये लगभग टेबुलर फॉर्म में ही रहता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस की तरह ही रहता है। सो फर्दर इन सबको डिटेल में नहीं जानना, यू जस्ट नीड टू नो 1 to 2 लाइन्स ऑफ ईच, वो यहाँ पे मैंशनड है ही। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल में कुछ एग्जाम्पल है, मतलब कुछ टाइप्स यहाँ दिए गए। दे आर की वैल्यू स्टोरेज, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेसेस एंड वाइड कॉलम स्टोर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस के एडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट enables गुड प्रोडक्टिविटी इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। एक जो पहले से ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट तय होता है उस फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं है डाटा सेव हो। ठीक है, तो इसमें स्केलेबिलिटी के चांसेस रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करे जा सकते हैं उस फॉर्मेट में बेस्ड ऑन नए, क्योंकि अलग अलग टाइप का डाटा, कोई डिफरेंट टाइप के डेटाबेस मॉडल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। इट एनेबल्स गुड प्रोडक्टिविटी इन दी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि पहले से ही डाटा किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट उसको ये फ्लेक्सिबल रहता है थोड़ा, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कोई भी डेटाबेस मॉडल लिया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मैनेजिंग एंड हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट्स। बहुत सारे लार्ज डाटा सेट है, उसको मैनेज करना और हैंडल करना, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स हाई स्केलेबिलिटी। कुछ इसको अपग्रेड करना, अप करना, मतलब और नया डाटा आ गया और उसको भी एकोमोडेट करना, उसको भी यूज़ करना है, तो ये स्केलेबल रहता है, मतलब इसको बढ़ाना आसान है। लास्ट है, यूजर्स कैन क्विकली एक्सेस डाटा फ्रॉम द डेटाबेस थ्रू की वैल्यू। जो की वैल्यू टाइप ऑफ दिखा है
उससे डाटा को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ की पता रहनी चाहिए, बाकी की वैल्यू पता रहनी चाहिए, इसके बेसिस पे फिर बाकी सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। सो ये हो गई एडवांटेजेस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब क्लाउड डेटाबेस है फिफ्थ टाइप में। ये डेफिनेटली क्लाउड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्लाउड मतलब कुछ स्पेस, कुछ कंपनीज आपको ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड कर देती हैं, ऑनलाइन ही आप सारी, मतलब ऑनलाइन ही सपोज ये डेटाबेस एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आप कहीं भी बैठ के, सपोज ऑथराइज्ड यूजर यहाँ है, वो यहाँ एक्सेस कर सकता है कहीं भी, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्ट करेगा। क्लाउड पे स्टोर्ड का मतलब है वो इंटरनेट पे सेव्ड है, ठीक है। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो ऑनलाइन सेव्ड है वो देखा जाए तो। सो अ टाइप ऑफ डेटाबेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप ही ने सेटअप कर रखा है सब कुछ, बट वो सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज कर रही होती है। कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, वो भी देख लेंगे क्या क्या है। सो अ टाइप ऑफ डेटाबेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड एग्जीक्यूट्स ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग यही हो गया ऑनलाइन। इट प्रोवाइड्स यूजर्स विद वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती तो वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती है? कुछ सर्विसेज का नाम है सैस, स्पैस, IaaS, IS, एक्सेट्रा। कैसे भी इसको SaaS कैसे भी प्रोनाउंस कीजिए आप। सो ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। देर आर न्यूमरस, बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शंस जो हैं वो हैं ये सारी कंपनीज देखा जाए तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे ही बेस्ड है, ये क्लाउड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो फर्स्ट है मोस्ट, मतलब ये कुछ मोस्ट फेमस वंस है। AWS बहुत ही फेमस है, अमेजन वेब सर्विसेज, देन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, कामाटेरा, फिनिक्स, NAP, साइंस सॉफ्ट, गूगल क्लाउड, SQL एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्लाउड डेटाबेसेस हो गए। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। डेफिनेटली ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है उस पर बेस्ड है ये डेटाबेस। सो ये डेटाबेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है, रिलेशनल मॉडल वाली चीज़ें तो है ही है इसमें। इसमें एडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं उसको भी ये सपोर्ट कर रहा होता है डेटाबेस। सो द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट यूजेस द ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो डाटा मॉडल इस अप्रोच को फॉलो करता है ये, फॉर स्टोरिंग डाटा इन द डेटाबेस सिस्टम। डाटा यहाँ पे किस रूप में रिप्रेजेंट होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस ही रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। सो द डाटा इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस भी जैसे ऑब्जेक्ट्स का ही वो रहता है ग्रुप एक, तो मेनली फाइनली हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही रहती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। सो द डाटा इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द, और ये लगभग वही ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। नेक्स्ट है हायरार्कियल डेटाबेस। हायरार्कियल डेटाबेस में क्या होगा? इट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नोड्स। इधर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक हायरार्की में डेटाबेस सेव रहता है। हियर इट ऑर्गेनाइजेस डाटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। फाइनली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डाटा ऑर्गेनाइज रहता है, मतलब कोई पेरेंट है, कोई चाइल्ड है, फिर चाइल्ड पेरेंट बन गया, उसके कुछ चिल्ड्रेन हो गए, इस तरीके से। Now data gets stored in the form of records that are connected via links. Data records मतलब इधर रोज को ही कहा गया है। सो डाटा रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं? कुछ लिंक रहता है उनके बीच में, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप का वो रहता है। ईच चाइल्ड रिकॉर्ड इन द ट्री विल कंटेन ओनली वन पेरेंट। डेफिनेटली एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, लेकिन एक पेरेंट के मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हो सकता कोई चाइल्ड ही ना हो उस पेरेंट का। ऑन दी अदर हैंड ईच पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स। एक चाइल्ड का तो एक ही पेरेंट होगा, लेकिन एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जैसे हायरार्कियल डेटाबेस का ये एक डायग्रामेटिकली यदि उसको डिपिक्ट करें तो सबसे ऊपर जो पेरेंट है उसको रूट कहा गया है, इसके दो चिल्ड्रेन हैं, तो सपोज ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 चिल्ड्रेन हो गए, लेवल 1 के फिर दो चाइल्ड है तो लेवल 1.1 चाइल्ड, देन लेवल 1.2, लेवल 2 के दो चाइल्ड है, लेवल 2.1, लेवल 2.2। तो एक हायरार्की होगी ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की। नाउ नेटवर्क डेटाबेस देख लेते हैं।
इट इज द डेटाबेस दैट टिपिकली फॉलोज द नेटवर्क डाटा मॉडल। ये नेटवर्क डाटा मॉडल को सपोर्ट कर रहा होता है। Here the representation of data is in the form of nodes connected via links between them। जैसे नेटवर्किंग में डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसमें भी नोड्स के फॉर्म में है डाटा और वो आपस में कनेक्टेड है। वो लिंक्स, जैसे अलग अलग टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग टाइप से वो लिंक्स बने रहते हैं उनमें। Unlike the hierarchical database, it allows each record to have multiple children and parent nodes to form a generalized, कुछ ग्राफिकल फॉर्म में ये चीज़ें फाइनली ग्राफ का स्ट्रक्चर बन जाता है। रिकॉर्ड्स के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं और पेरेंट नोड्स, बट वो आपस में फिर सब कनेक्टेड है ग्राफिकल फॉर्म में। सो ये हो गया नेटवर्क डेटाबेसेस। अब और एक डेटाबेस की बात कर लेते हैं, वो है पर्सनल डेटाबेस। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डाटा ऑन द यूजर सिस्टम डिफाइंस अ पर्सनल डेटाबेस। कोई सिंगल यूजर हो, वो अपने सिस्टम पे कुछ डाटा सेव करना चाहता है तो उसको पर्सनल डेटाबेस कह देते हैं। ये सिंगल यूजर के लिए है कि अपना डाटा कलेक्ट किया, उसको स्टोर किया अपने यूजर अपने ही सिस्टम पे, तो ये पर्सनल डेटाबेस हो गया। ये सिंगल यूजर के लिए डिजाइन रहता है। इसमें क्या चीज़ें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने लेवल पे। दिस डेटाबेस इज बेसिकली डिजाइन फॉर अ सिंगल यूजर। एडवांटेज क्या है पर्सनल डेटाबेस के? It is simple and easy to handle, and then it occupies less storage space as it is small in size। सिंपल है, इजी टू हैंडल है, बट फ़ायदा क्या है कि कोई पर्टिकुलर यूज़र यदि यूज़ करना चाह रहा है कि डाटा तो है और वो उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जैसे डेटाबेस में सेव रहता है, यदि वो करना चाह रहा है फॉर सम पर्पज़, तो उसको ये भी अवेलेबल है पर्सनल डेटाबेस। तो ये सिंपल और इजी टू हैंडल है क्योंकि एक सिंगल यूज़र के लिए बना है। इट ऑक्यूपाइज और लेस स्टोरेज स्पेस लेगा वो, और ये स्मॉल इन साइज रहता है ये डेटाबेस, बट ये फिर सिंगल यूज़र के ही काम का है, इसलिए इसको पर्सनल डेटाबेस कहा गया है। नाउ और एक डेटाबेस है दैट इज ऑपरेशनल डेटाबेस। डे टू डे में जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं रियल टाइम में, तो ये डेटाबेस उस टाइम पे यूज हो रहा होता है। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस विच क्रिएट्स एंड अपडेट्स द डेटाबेस इन रियल टाइम। बिल्कुल जिस मोमेंट पे चीज़ें हो रही तो डेटाबेस भी अपडेट होता रहता है। जैसे रेलवे सिस्टम्स, रियल टाइम एक्टिविटीज़ क्या हो गई रेलवे के, देन एयरलाइन की, मतलब साथ साथ पता चलेगा जैसे ट्रेन किधर पहुंची, अभी उसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी रिजर्व हो गई, या स्टेशन की डिटेल्स। तो ये रियल टाइम डेटाबेसेस है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डेटाबेस ये रियल टाइम पे, मतलब जिस मोमेंट पे चीज़ हो रही है तो ये भी अपडेट होता रहता है। इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड हैंडलिंग द डेली डाटा ऑपरेशंस इन, कुछ बिजनेसेस हैं जैसे रेल वाला बताया मैंने एग्जांपल, वहाँ डेली का और डेली डाटा ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है और समटाइम्स जिस टाइम पे जो चीज़ हो रही है उसको भी हैंडल करना होता है, अपडेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज ऑपरेशनल डेटाबेसेस फॉर मैनेजिंग पर डे ट्रांजेक्शन्स, या किसी छोटे या बड़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डे टू डे की एक्टिविटीज़ को, उन ट्रांजैक्शंस को कहीं पे रिकॉर्ड करना होता है कि आज के पूरे दिन में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर, जो भी कंप्लीट डिटेल्स। सपोज बैंक की ही बात करें, कितने कस्टमर आए थे या ये कस्टमर आया था, इसने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, फिर ऐसे टोटल नंबर ऑफ सबकी डिटेल्स रहेगी। तो डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल डेटाबेस का यूज़ करता है उन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए। So an organization uses operational databases for managing per day transactions। Now और एक डेटाबेस की बात कर लेते हैं, वो है एंटरप्राइज डेटाबेस। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या लार्ज एंटरप्राइजेस इसका यूज करते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और एंटरप्राइजेस यूज दिस डेटाबेस फॉर मैनेजिंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के पास, तो उसके लिए एंटरप्राइज डेटाबेस, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस बना रहता है एंटरप्राइज डेटाबेस। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। ये स्पेशली डिजाइन डेटाबेसेस है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और मैसिव डाटा को हैंडल करने के लिए ही बने हैं। मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का जो ज़्यादा डाटा होता है उसको हैंडल करने की ये कैपेसिटी रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस की वर्क करने की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डेटाबेस फास्ट है। सच ए डेटाबेस अलाउज साइमल्टेनियस एक्सेस टू यूजर्स। बहुत सारे यूजर्स एक साथ उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्राइज डेटाबेस। एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज की बात करें तो
मल्टी प्रोसेसेस आर सपोर्टेबल ओवर द एंटरप्राइज डेटाबेस, मल्टी प्रोसेसेस सपोर्टेबल होती हैं. देन इट अलाउज एग्जीक्यूटिंग पैरेलल क्वेरीज ऑन द सिस्टम, एक साथ पैरेलल क्वेरीज कर सकते. पैरेलल का मतलब ही हो गया एक साथ, बहुत सारी क्वेरीज पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाती है सिस्टम पे. सो ये था लास्ट एंटरप्राइज डेटाबेस. सो हमने 8 डेटाबेसेस तो वहाँ मेंशन किए थे नेटवर्क डेटाबेस, आप प्रीवियस इसी वीडियो में बिल्कुल बिगिनिंग में देखेंगे. उसके अलावा 3 और डिस्कस किए हैं. वो है पर्सनल डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस एंड लास्ट वन इज एंटरप्राइज डेटाबेस. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.